जय हिंद दोस्त। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे जब किसी मनुष्य को कोई वायरस जनित रोग होता है तो वह वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किस तरह से अपना फैलाव करते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के लिए वायरस किन किन विधियों का यानी किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। इसी के साथ हम लोग यह भी समझेंगे जब कोई वायरस किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और उसमें अपना रोग उत्पन्न करने की क्षमता विकसित करने लगता है तो कितने प्रकार की रोग उत्पन्न करता है, वह किस टाइप के होते हैं, इन सब को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों आज का जो आपका क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप से लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायरसों के संक्रमण की विधियाँ यानी कितने माध्यम होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस फैलने के। तो इसमें मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। आपका वर्टिकल होता है जिसे हिंदी में ऊर्ध्व बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल आपका जिसे हिंदी में क्षैतिज विधि बोलते हैं। तो जो आपका वर्टिकल विधि होता है इसमें माता से संतान में सीधे वायरस प्रवेश करता है, यानी माता को कोई बीमारी है तो संतान में वायरस सीधे प्रवेश कर जाता है। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब कोई माँ गर्भवती होती है यानी प्रेग्नेंट होती है, उस समय बच्चे को रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसमें आपका प्लेसेंटा माध्यम बनता है। स्तनपान यानी दूध पिलाना, जैसे कोई माँ है और उसे पहले से ही एड्स है यानी HIV है और वह माँ गर्भवती प्रेग्नेंट है, तो जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चे में जितने भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो जाते हैं वो मुख्य रूप से प्लेसेंटा के माध्यम से ही जाते हैं। जो आपकी नाड़ी होती है, आप लोग देखे होंगे कि ढोंढी पे गड्ढा होता है, वहीं से एक नस निकली होती है जिसे नाड़ी भी बोला जाता है, हिंदी में इसे अपरा बोलते हैं। तो माँ के शरीर में जो माँ भोजन करती हैं तो जितने भी शरीर में प्रोटीन वगैरह पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वह न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के ही माध्यम से बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से बच्चे का धीरे धीरे ग्रोथ होता है। तो उसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो आपका वायरस होता है जैसे HIV वायरस है, बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब जब यह बच्चा का बर्न होगा यानी बेबी का जब जन्म होगा तो वह ऑलरेडी HIV पॉजिटिव बच्चा होगा। इसी तरह आपका स्तनपान है, माँ के अगर HIV है तो बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ के शरीर से दूध के माध्यम से बच्चे के शरीर में वह वायरस प्रवेश कर जाता है। तो ये तरह आपका वर्टिकल माध्यम। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल माध्यम है यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसमें मुख्य रूप से जो वायरस फैलते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, तो छुआछूत की बीमारी जैसे कोरोना वायरस आया था जिसमें 2 गज दूरी मास्क जरूरी का नारा दिया गया था, यानी एक व्यक्ति की दूरी कम से कम 5 से 6 फीट ही रहे, तभी जाकर कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए भी आपके कई प्रक्रिया हैं, जिसमें पहला आपका श्वसन मार्ग यानी जो वायरस होते हैं मनुष्य के शरीर में, हम लोगों के शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम उनका यही होता है कि वो हमारे नाक और मुख के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह वायरसों का सबसे अच्छा माध्यम होता है बीमारी फैलाने का। इस तरह से श्वसन मार्ग से माध्यम से इन्फ्लुएंजा के वायरस, खसरा के वायरस, जुखाम के वायरस, चेचक के वायरस, गलसुआ के वायरस, ये जो बीमारी उत्पन्न होते हैं इनके जो वायरस होते हैं मुख्यतः हमारे श्वसन मार्ग यानी जो नाक होता है, जो मुख होता है, इसी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है जो आपका हॉरिजॉन्टल में है भोजन पेयजल के माध्यम से। अगर आप दूषित भोजन करते हैं, बसिया भोजन करते हैं, बसिया वसिया भोजन खा लेते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, स्वच्छ पेयजल नहीं पीते हैं यानी अच्छा पानी नहीं पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आपका जो पोलियो के वायरस होते हैं, जो हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, जठरांत्र शोथ होते हैं, ये जो बीमारी उत्पन्न होते हैं इनके जो वायरस होते हैं भोजन और पेयजल यानी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखें कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कोई कीट पतंग अगर आपको काट लेता है तो आपको उनसे बीमारी होती है, यानी कुछ ऐसे कीट पतंग होते हैं जो वायरस का वाहक होते हैं, वायरस को लेके घूमते हैं, आपको काटेंगे तो आपके ब्लड में वो प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें आपका है डेंगू जो आपका बुखार होता है, और जो आपका पित्त जो जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं, अंग्रेजी में इसे येलो फीवर भी कहते हैं, और आपका मस्तिष्क शोथ यानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी होती है यह मुख्य रूप से कुछ कीट पतंगों के काटने से होती है, जिसमें आपका जो डेंगू है डेंगू मच्छर के काटने से होता है। जो आपकी मादा मच्छर होती है एनाफिलीज की जो फीमेल मच्छर होती है जिसे
एडिज नाम से जाना जाता है, वह एडिज मच्छर आपको काटती है तब डेंगू बीमारी होता है, जो आपका मुख्य रूप से एक बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि जो आपके ये सारे बीमारी हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, जुकाम, ये हमारे शरीर के किस अंगों को प्रभावित करते हैं और किस वायरस से होते हैं, इसके लक्षण वगैरह क्या है, आगे मैं आपको चर्चा करूंगा अगले क्लास में। अब जो आपका नेक्स्ट है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कोई जंतु काट लेता है आपको, तो वह वायरस उस जंतु से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा रेबीज, यानी जो कुत्ता काटते हैं तो कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी होती है। तो कुत्ता के जो लार होता है उसमें जो रेबीज के वायरस होते हैं वो रहते हैं, और कुत्ता जैसे आपको काटता है तो उसके लार से आपके शरीर में ब्लड के संपर्क में आने से प्रवेश कर जाता है, क्योंकि कुत्ता दांत धंसाएगा तो आपके शरीर में धंसेगा ही धंसेगा। तो इस तरह से जो वायरस होते हैं तो दो तरह से हमारे और आपके मनुष्यों के और जीव जंतुओं के माध्यम से हमारे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलकर रोग उत्पन्न करते हैं। दोस्तों जो वायरस होते हैं इनके जो संक्रमण के टाइप होते हैं तो मुख्य रूप से दो तरह के आपके संक्रमण होते हैं, जिसमें आपका एक्यूट होता है जो आपका तीक्ष्ण होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वायरस जो आपको अल्पकालिक यानी कुछ ही समय के लिए, जो 2, 4, 10, 20 दिन के लिए आपको बीमारी पैदा करते हैं और उसके बाद आप दवा लेते हैं तो स्वतः यानी जल्द ही यह वायरस ठीक हो जाते हैं, यानी आपको बीमारी ठीक हो जाती है। परंतु आपका जो दूसरे टाइप का संक्रमण है इसमें मुख्य रूप से आपका परसिस्टेंट यानी दीर्घ अस्थायी संक्रमण होता है। यह दो तरह का आपका दीर्घ अस्थायी संक्रमण होता है। पहला आपका प्रसुप्त संक्रमण यानी लेटेंट इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा समय के बाद बार बार आपको रोग उत्पन्न होता है। जैसे आपको कभी बुखार हुआ होगा तो बुखार होने के दौरान आप 2-3 दिन दवा खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर आप छोड़ देते हैं दवा खाना तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रहती है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बीतेगा, फिर से आपको बुखार हो जाएगा, फिर आप 2-4 खुराक दवा खाएंगे, फिर आपका ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके आपको 6 महीने तक, 4 महीने तक बुखार होते रहता है, अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। तो यह जो आपका संक्रमण होता है वो लेटेंट यानी प्रसुप्त संक्रमण होता है, और इस संक्रमण के दौरान आपको बीमारी रहेगी लेकिन आपको ठीक हो जाएंगे, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, फिर हो जाएगा, फिर दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका उदाहरण है, जैसे आपको डेंगू यानी डेंगू बुखार हो जाता है, यह आपका एक बैग ठीक नहीं होता है, इसमें बहुत समस्या होती है। और आपका पित्त ज्वर यानी जो पीलिया बीमारी है, इसमें भी आपको जल्दी बीमारी ठीक नहीं होती है। यह डेंगू और पित्त ज्वर किस अंग को प्रभावित करते हैं, किस कारण से होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आपका जो लेटेंट इन्फेक्शन यानी प्रसुप्त संक्रमण होता है, इसमें मुख्य रूप से आप समझिए कि आपको बीमारी रहती है, एक बैग ठीक नहीं होता है जब तक आप अच्छे से इलाज नहीं कराएंगे। इसलिए आपको इसमें बुखार वगैरह हो जाता है, डेंगू वगैरह, तो डॉक्टर आपको 21 दिन, मिनिमम 21 दिन की आपको दवा देते हैं। उसके बाद आपको और भी दवा आपके ही रोग के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से बढ़ाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से थोड़े थोड़े समय पे यानी आपको बीमारी होगा। अब जो आपका नेक्स्ट है दीर्घकालिक संक्रमण यानी क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपको आपके शरीर में जब वायरस प्रवेश कर जाता है तो तुरंत आपको बीमारी नहीं होती है। इसके लिए वह कुछ आराम करता है। जैसे आप कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, कहीं शहर में, अपने गांव से दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ाई करने, तो सबसे पहले आप जाके सीधा कोचिंग में तो नहीं चले जाते हैं, आप जाते हैं पहले होटल कहते हैं कि पहले आप रूम वगैरह खोजते हैं, लॉज वगैरह खोजते हैं। जब आपको रूम मिल जाता है, वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाती है, फिर आप अपने घर आएंगे, घर से पूरे सामान को उठा के ले जाएंगे, फिर वहाँ जाके अच्छे से आप सेटल हो जाएंगे रूम में या अपने लॉज में। उसके बाद आप फिर कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वहाँ से आपकी अस्थायी दिनचर्या चलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से जब यह वायरस प्रवेश करता है आपके शरीर में, जिसमें आपका क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, तो यह तुरंत उथल पुथल नहीं मचाता है। आपके शरीर में आएगा, पहले खूब आराम करेगा, कहेगा कि एकदम मौज है, आनंद की जिंदगी जिए। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे आपके शरीर में जगह बना लेता है, जिसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, यानी उद्भवन काल कहते हैं। तो वायरस सीधे तुरंत रोग उत्पन्न नहीं करता है, यह पहले हमारे शरीर के जो लसिका उत्तक होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू यानी जो हमारा ब्लड होता है और जो नर्वस तंत्रिका होती है, ये जो सारे उत्तक होते हैं, उन उत्तकों में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद क्या करता है, अपना डुप्लीकेशन यानी दुगुणन करना है। डुप्लीकेशन का मतलब डुप्लीकेट बनाना, यानी एक कोई फोटोकॉपी है, कोई पन्ना है, उसको 50 गो
फोटोकॉपी कर दीजिए। इसका मतलब यही हुआ द्विगुणन कि एक वायरस है वो अपनी संख्या में इतना रिप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन करता है कि उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। जब उसकी सेना खूब ज़्यादा हो जाएगी, यानी वह युद्ध करने की स्थिति में जब आ जाता है, तो क्या होता है, यह अपने टारगेट सेल्स को प्रभावित करता है। जैसे आपका है जो आपका पित्त ज्वर होता है, जिसे पीलिया भी बोलते हैं, यह मुख्यतः आपको जो यकृत होता है, यकृत को प्रभावित करता है। डेंगू भी ठीक उसी प्रकार की बीमारी होती है। तो यह अपने टारगेट सेल को प्रभावित करके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है दीर्घकालिक संक्रमण होता है। अब हम लोग समझते हैं कि जब वायरस से का संक्रमण आपके शरीर में हो जाता है तो कैसे टेस्ट किया जाता है, किस टेस्ट करने की कौन कौन सी आपकी विधियां हैं। तो मुख्य रूप से वायरस के संक्रमण करने की आपकी दो विधि बहुत ही प्रचलित है, जिसमें आपका रिया है यानी रेडियो इम्यूनोएसिस टेस्ट है। इसमें मुख्य रूप से वायरस का संक्रमण का टेस्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका HIV वगैरह का भी टेस्ट होता है। और जो आपका नेक्स्ट है एलिसा जो टेस्ट है, इसे पूरा नाम इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एलिसा टेस्ट के भी द्वारा आपका HIV का परीक्षण किया जाता है। और आपका तीसरा है लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड। तो आपका रिया और एलिसा यह दोनों आपका टेस्ट काफ़ी फेमस हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की संबंधित क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।